हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो आपका पेपर है उसके 2019 का पेपर आज सॉल्व करवाऊंगी। आज मैंने सोचा था आपके 2019 और 2020 का पेपर सॉल्व करा दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ और सॉरी एवरीवन। और क्या करूँ, आज क्लास नहीं हो पा रही। मैं भी बहुत देर से परेशान हूँ और बहुत देर से चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि लाइव नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो को अपलोड ही कर देती हूँ। तो कल मैं आपकी लाइव क्लास 3 बजे से शुरू कर दूँगी। 3 बजे मैं आई थी और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं ले पाई, तो उसके लिए चलिए परेशान मत होइए। मैंने सोचा कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो को कल जब मैं आपकी क्लास लाइव ही लूँगी, ठीक है, परेशान मत होइए। कल आपकी 3 बजे लाइव क्लास ही होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आज आपका एक ही पेपर मैं सॉल्व करा दे रही हूँ शिक्षण अधिगम का, ताकि आपको लाइव क्लास पढ़ा सकूँ। कल आपके शिक्षण अधिगम का 2020 से लेकर 2022 ये 3 पेपर आपके मैं कल सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 अति लघुत्तरीय प्रश्न का बिना टाइम वेस्ट किए, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। और जो हमारे प्रशिक्षु नए आए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारे नए प्रशिक्षु जो हमसे जुड़े हैं वो भी इस जानकारी से परिचित रहें कि मैं 3 बजे लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दी हूँ। आप लोग 3 बजे लाइव आ जाया करिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। आपने कई बार पढ़ा है और हर आपने देखा है, इससे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इससे ये अंदाज़ा आपको लग जा रहा है कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही पढ़ लेंगे तो आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखिए कितनी बार रिपीट किए हैं, आपने इतने सारे प्रश्न पढ़े हैं और सभी को देखा होगा कि सेम वही क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट किया गया है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर करके सभी जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को सिर्फ रखा गया है, उन्हीं के प्रश्नों को ऊपर नीचे कर दिया गया है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। तो अगर आपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया है शिक्षण अधिगम के, तो आप समझ लीजिए कि आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न एकदम तैयार हो गए हैं। और अगर नहीं पढ़ा है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम रट डालिए, समझ लीजिए कि आपको कहीं से भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे आपके जो प्रश्न हैं वो रिपीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर नंबर 1 है आपका, शिक्षण अधिगम को परिभाषित करने के लिए कहा था। तो शिक्षण क्या होता है? शिक्षण जो होता है इसको जेम्स एम थॉइन के अनुसार कहा गया है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यानी दुनिया में जितना भी हम कुछ सीखते हैं वो ही क्या है? शिक्षण है। सीखना ही क्या कहलाता है? टीचिंग मतलब क्या ही होता है? टीचिंग का मतलब ही होता है सीखना, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी ज्ञान हम क्या करते हैं, जो सीखते हैं वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। तो समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है रायंस के अनुसार, आपको जो भी समझ में आए लिख लीजिएगा, वैसे तो एक ही पूछी गई है क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न है और आपको पता है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है, ठीक है। टोटल 15 होते हैं और 15 नंबर के होते हैं। तो रायंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशन करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी पढ़ाना क्या होता है? दूसरों को सीखने के लिए रास्ता दिखाना और कई प्रकार से उन्हें अलग अलग तरीके से निर्देश करना, उनको बताना, सही तरीके बताना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, ठीक है। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे तो आपको सब रट गया होगा, एकदम याद हो गई होंगी सारी परिभाषाएं। तो ये 2 परिभाषा बार बार पूछी गई है, प्लीज इन्हें रट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है अच्छा संप्रेषण, यानी हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छी तरीके से कैसे व्यक्त करें, इसके बारे में पूछा गया है। तो प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके क्या क्या होते हैं? इसके माध्यम से हम अपनी सूचना का आदान प्रदान सही तरीके से कर सकते हैं, यानी हम अपनी बात को अच्छे से दूसरों के सामने पहुंचा सकते हैं और दूसरा हमारी बात को अच्छे से समझ सकता है। यही स्वाभाविक संप्रेषण का तरीका है कि हम ऐसे दूसरे को समझाएं कि उसे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है, अपने विचारों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। यानी अपने विचारों को आसानी से हम पहुंचा भी सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम आसानी से समझ भी सके, यही अच्छा संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया और आपके सामने वाले को समझ में ही नहीं आया। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि हम दूसरों को अच्छे से समझा सकें, अच्छे से उन अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, ताकि वो हमारे विचार, हमारी भाषा को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिपूर्ण शिक्षण। यहाँ पर रुचिपूर्ण शिक्षण के बारे में नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर शिक्षण सूत्र नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा शिक्षण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, यानी शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन्हीं दो सिद्धांतों को बताइए, ये पूछा है। तो शिक्षण के दो सिद्धांत मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। रुचिपूर्ण शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण का मतलब होता है कि ऐसा शिक्षण जहाँ पर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, ठीक है, ऐसा शिक्षण जहाँ पर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, आपको बहुत रुचि मिले उस विषय में, ठीक है। शिक्षण को इतना स्पष्ट हो और इतना पाठनीय बनाइए, या रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो क्या है, आप बच्चों को उसके बारे में पहले समझाएं, उसके तरीके के समझाएं, उनसे कई सारे प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने के बाद जो बच्चा क्या करता है, उत्तर, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि कुछ, अगर 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 5 उत्तर देते हैं और 5 उनके सही होते हैं, 5 गलत होते हैं। तो जो उनके गलत उत्तर हैं उनके लिए वो अपने आप को तैयार रखें कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा आप पढ़ाएं, ठीक है। तो शिक्षण को स्पष्ट बनाएं, एकदम सरल तरीके से समझाएं, पाठनीय बनाएं, या रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। कहते नहीं कि हमें इस शिक्षा से क्या उद्देश्य मिलता है, उस उद्देश्य से हमें पढ़ाएं। यही इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा को आपने बाल विकास में भी पढ़ा है, कि बाल विकास में आपने पढ़ा है कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, मोटिवेशन को कहते हैं। कल भी आपने पढ़ा, परसों की क्लास में भी पढ़ा, ठीक है, जो मैंने आपको 2016 की क्लास कराई थी, 16-17, ठीक है। इसमें भी आपने पढ़ा कि शिक्षण अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके 2019 पेपर में भी है, तो आप इसको भी एक बार फिर से समझ लेंगे तो आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। प्रेरणा के दौरान बच्चों में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यानी आप बच्चों को मोटिवेट करें, उसको पढ़ने के लिए तैयार करें, उसको ऐसा पढ़ाएं कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। तो जैसे वी.डी. भाटिया लिखते हैं कि प्रेरणा से बालक में रुचि उत्पन्न होती है जब बालक एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है। जैसे आप, क्या होता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों बन जाता है, पता है क्यों? आप ये नहीं समझ पाते कि आपका जो है सब्जेक्ट जो है, आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो। कुछ हमारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको हिंदी बहुत अच्छी लगती है, कुछ को इंग्लिश। पता है क्यों अच्छी लगती है? जो सब्जेक्ट आपको बहुत, मान लो किसी सब्जेक्ट का टीचर आपको बहुत अच्छा मिल गया, बहुत अच्छे से आपको समझाता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस टीचर के फैन हो जाते हैं और उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, है ना। वो टीचर आपका क्लास का बेस्ट टीचर बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं बनता है कि वो बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, वो आपसे बहुत अच्छे से प्यार बात कर रहा है, बहुत प्यार देता है आपको, ऐसा नहीं है। उनका पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बेस्ट होता है। जैसे आप कई सारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होते हैं, लेकिन आप उन्हीं पर सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, उन्हीं को सब्सक्राइब करते हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आता है। पढ़ाते सभी हैं, सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसा पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी आप चूज़ उन्हें ही करते हैं जिससे आपको समझ में आता है, ठीक है। तो वही कहा गया है कि प्रेरणा से बालक में रुचि उत्पन्न होती है जब बालक एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है। आपको जब कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है या कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़ते हो। दुनिया की कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए, आप उससे नहीं देखते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस किस पे होता है, स्टडी पर। फिर क्या है, तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य सरल हो जाता है, चाहे वह आगे चलकर कठिन हो। आपको ये नहीं पता कि आप जिस सब्जेक्ट के फेवरेट हो सकता है वो आगे चलकर टफ हो जाए, उसकी लैंग्वेज और टफ होती चली जाए, ये नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट होता है। क्यों पता है? क्योंकि आप उसको अच्छे से सीख रहे हो, उस सब्जेक्ट के टीचर आपको बहुत अच्छा मिल गया है,
इस वजह से वो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, फेवरेट बन जाता है। चलिए, और मैं हमेशा डेफिनेशन जो है वो एक ही लाती हूँ, क्योंकि जो एक परिभाषा है वही आपको याद हो जाए, उसी एकदम दिमाग में रट जाए। अभी तक आपने देखा होगा मैंने इतनी सारी वीडियो 2016 से लेकर आज 2019 का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, और मैंने हमेशा एक ही आपको एक ही तरीके का आंसर दिया है। अलग अलग तरीके के आंसर देने से क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो एक तरीके के आंसर से क्या होता है, ये आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है, मल्टीपल रिवीजन आपका हो गया। 2016 से लेकर 2019 तक पढ़ रहे हो, समझ लीजिए आपका मल्टीपल रिवीजन हो रहा है। एक जैसा कंटेंट लेकर आ रही हूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, एकदम रट जाए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण सूत्र के कोई 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्र से हमें क्या लाभ मिलता है, जल्दी से आप बताइए। आप कमेंट्स में लिखिए, जैसे आप लाइव में लिख रहे थे वैसे इसमें भी, अगर जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कमेंट्स भी लिखते जाइए। तो शिक्षण सूत्र के लाभ क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र के सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरसता तथा ग्रहता का संचार होता है। ग्रहणता यानी सीखने का, अपने अंदर ग्रहण करने का संचार होता है। यानी कि शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा का अध्यापन में सरलता, यानी पढ़ाने में सरलता आती है, सीखने में भी सरलता आती है, और हमें पढ़ने में भी रुचि मिलती है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। शिक्षण सूत्र के माध्यम से हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर हम कुछ चीज़ें सीखे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों से हम आपको कुछ नया सिखाएं, जो आपको पहले ज्ञान है उस ज्ञान से जोड़कर हम आपको नया ज्ञान दें, तो क्या होता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप आसानी से सरल तरीके से और सहजता से सीख जाते हैं। अतः एक कुशल अध्यापक को सभी शिक्षण सूत्रों का सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक सफल अध्यापक को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन से सूत्र का प्रयोग उसे कहाँ करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। जैसे आपका जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना, आप कभी बच्चों को नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बच्चों के साथ उनको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले उनसे वो प्रश्न पूछें जो उन्हें पहले से पता है। यानी जिस उस पार्ट में, यानी पेड़ पौधों के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी थोड़ी बहुत जो उन्हें जानकारी है उसको इकट्ठा करें, उससे जोड़ते हुए नई जानकारी को आप दें। इस तरीके से शिक्षण सूत्र में अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखिए कितना अच्छा पॉइंट था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका था कि प्रकृति अनुसरण का सूत्र है, इसको समझाइए। आपके कई सारे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसी में एक आपका शिक्षण सूत्र है प्रकृति अनुकरण का सूत्र, ठीक है। तो प्रकृति अनुकरण के सूत्र में क्या बताया गया है कि इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कॉलेज, अगर वो आपके स्कूल में आया है तो पता चला आप पता नहीं फॉरेन कंट्री का कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप पता चला कहीं और का कुछ पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चा जहाँ का है उसकी उसी मातृभाषा से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जो बालक की दीक्षा शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, उसके वातावरण से ही रिलेटेड होनी चाहिए। यानी कि बचपन से लेकर अब तक वो जो सीखता आया है, उसने जो आसपास की अपनी वस्तुओं को देखा है, आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं को देखा, उन्हीं से जोड़कर एग्जाम्पल्स देना चाहिए, उन्हीं से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यानी जब भी आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो ये सोचकर सिखाइए कि ये बच्चा किस स्तर का है। यानी कक्षा 3 का है तो उसको उस मानसिक स्तर से पढ़ाइए। ये नहीं कि हाई स्कूल इंटर के लेक्चर देकर आप चले गए, है ना, या फिर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ा रहे हो तो पता चला कक्षा 3 के बच्चों का पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जिस बच्चा जिस आयु का है, जिस उम्र का है, और जिस उसका मानसिक स्तर क्या है, यानी कि उसको उसके अंदर टॉलरेट करने की जो क्षमता है, और बच्चे रुचि ले, इस तरीके से उन्हें ध्यान देकर पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताइए। ये कहा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं, 2 लाभ पूछे गए। हाँ, प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर विधि के लाभ क्या है, प्रश्न पूछने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। जैसे कि कल मैं आपको लाइव पढ़ा रही थी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगा ना, क्यों, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछते जा रही थी और आप उसका आंसर देते जा रहे थे, और आप एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक अपने फ्रेंड ग्रुप से भी कम्युनिकेशन कर रहे थे। तो आपको पढ़ने में बहुत, आप वहाँ पे एक्टिव थे, बहुत अच्छा लग रहा था आपको, ठीक है। छात्र नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं।
जब आप उनके पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हो तो छात्र क्या होते हैं, पुराने ज्ञान को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड, जो नया ज्ञान होता है उसको सुनने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि के ये दो लाभ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में खेल विधि का क्या महत्व है। ठीक है, किन्हीं दो महत्व को बताइए, ये पूछा गया था, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैंने यहाँ पर कई सारे महत्व लिख दिए गए हैं। अगर ये कह रहा है कि किन्हीं दो महत्व को बताइए तो आपको दो महत्व ही लिखने हैं। चलिए देखते हैं विद्यालय में खेल विधि का क्या महत्व है। पहला है, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। दूसरा है, खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधित गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। तीसरा है, खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं, यानी सामाजिक भावना का यहाँ पर बच्चे समूह में रहना सीख जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट उनके अंदर होता है, यानी कि लड़ना झगड़ना ये सभी चीज़ें उनको समझ में आती है कि हमें इनके साथ रहना है, ये हमारे मित्र हैं, हम इनसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो खेल बालकों का बौद्धिक विकास करते हैं, खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। आपकी लाइव क्लास नहीं हुई, लेकिन मैंने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एक्टिविटी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको ऐसा न लगे कि आज आप लाइव नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 आपका जो था, या प्रश्न संख्या 8 जो है वो, उसमें ये पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षण केंद्रित शिक्षा में अंतर बताइए। चलिए ये देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, मुझे क्वेश्चंस याद हो गया है क्योंकि मैं पीडीएफ बनाती हूँ तो मुझे याद हो जाते हैं। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा और शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। आई होप आपको पता होगा, क्योंकि कल जब मैं लाइव क्लास ले रही थी तो आप लोगों ने खुद आंसर्स दिए थे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, शिक्षण केंद्रित शिक्षा क्या होती है। अब सोचिए, जो कल आपने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर पूछी गई, कुछ ही प्रश्न हैं जो आपके ऐड किए गए हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनकी अधिगम संबंधित घटनाओं को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। यानी बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देना, शिक्षण करना, बालक को क्या करना, केंद्र मानकर शिक्षण देना, यानी कि उनकी आयु, उनकी मानसिक स्तर को, उनके बौद्धिक स्तर को देखते हुए पढ़ाना कि वो किस स्तर का बच्चा है, कि उसकी आयु कितनी है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना और उनकी अधिगम संबंधित कठिनाइयों को दूर करना। यानी कि उन्हें सीखने में कहाँ पर गलती हो रही, कहाँ पर उन्हें सीखने में कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई को दूर करना, सबसे पहले उसका पता लगाना, फिर उसको दूर करना ही क्या कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण केंद्रित शिक्षण क्या है। अध्यापक केंद्रित कक्षा में शिक्षक निर्देश देते हैं, यानी शिक्षण केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में यहाँ पर अध्यापक को केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ इसे हम अध्यापक केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं या शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। यहाँ पर अध्यापक केंद्र बिंदु क्या होता है, अध्यापक होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, जो अध्यापक कहते हैं वही उन्हें करना होता है, अध्यापक के निर्देशानुसार चलना होता है और बच्चे उन्हें सुनते हैं। बच्चे से अपेक्षा होती है कि वे शिक्षक की आज्ञा का पालन करें और उनके अनुशासन में रहे, जैसे वो कहें वैसे रहें। अगर उन्हें कहें, वो कहें आपको खड़े हो जाना है, खड़े हो जाएं, बैठना है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी वो कहें आपको उनके अनुशासन का पालन करना होगा। ठीक है, उनके आदेशों का पालन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ बताइए या बहुस्तरीय शिक्षण को समझाइए। आपने कल भी पढ़ा है कि बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है और बहुस्तरीय कक्षा क्या होती है ना। तो बहुस्तरीय शिक्षण का क्या अर्थ होता है, अलग अलग स्तर के, यानी कुछ हमारे क्लास में तेज बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, सभी छात्रों को साथ साथ सीखना और सिखाना क्या कहलाता है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। यानी अलग अलग स्तर के छात्रों को साथ साथ सीखना सिखाना क्या कहलाता है, बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी आप पढ़ चुके हैं, वही बार बार पूछा गया है इसमें कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए यही प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यही पूछा गया है। आपको एक बार दिखा देती हूँ कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यही पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। हमें तो पता है कि आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा, रट गया होगा, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं।
तो एक लाइन में मैंने यहाँ पर आपका आंसर दिया है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होता है? बालक की जो अधिगम संबंधित कठिनाइयों को पहचानना। निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि बालक की अधिगम संबंधित कठिनाइयों को पहचानना, यही निदानात्मक परीक्षण है। और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है? शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। यानी निदान करने का मतलब, निदान का मतलब होता है कि बालक की, जहां पर बालक अधिगम में जहां पर उसको कठिनाइयां हो रही, उस कठिनाइयों को पहले पहचाना कि उसको कहाँ पर कठिनाई हो रही, लिखने में हो रही है या पढ़ने में हो रही, या फिर वो अक्षर को पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है, इस तरीके से उसको पहचानना। जैसे आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, ठीक है, तो उसमें जो रोहन होता है उसको क्या होती है? डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो लिखना और पढ़ना, वो लिखने पढ़ने में कमजोर होता है, उसे डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम होती है। वो क्या करता है, उसको क्या होता है, वो एम को डब्लू बनाता है, ठीक है, एम को डब्लू बना देता है ना। 5 इस तरीके से लिखा होता है तो उसको इस तरीके से लिखता है ना। एस को उल्टा लिखता है तो उसे डिस्लेक्सिया, और उसको डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम होती है, उसको पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है। तो आमिर खान क्या करते हैं, उसके सबसे पहले पता लगाते हैं कि उसे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकालना, उसका पता लगाना क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। पता लगाने के बाद उसका क्या करना? उपचार करना, क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण। उन्होंने पता लगाया उसकी कमजोरी को कि उसको पढ़ने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है, फिर उसको उन्होंने उसका उपचार किया, उसको क्या किया, उसकी कठिनाई को, उसकी समस्या का समाधान किया, ठीक है। तो शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाती है, ठीक है। तो पहचान करना निदानात्मक, और फिर उसका उपचार कर देना उपचारात्मक, ठीक है। उपचार करना ही मतलब है उपचारात्मक। उपचार का मतलब ही होता है समस्या समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर नंबर 11। एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण लिखिए। प्रस्तावना का तो मतलब आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अच्छी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन का सबसे पहले आपको क्या है, अच्छे गुण क्या होते हैं। तो नंबर 1 है प्रस्तावना कक्षा में प्रथम कार्य है, यानी जब भी आप किसी कक्षा में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना इंट्रोड्यूस देते हो, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हो अपने बारे में और उनका इंट्रोडक्शन लेते हो, ठीक है। या किसी भी आप विषय के बारे में पढ़ाने चलते हो तो सबसे पहले उसका इंट्रो देते हो, ठीक है। पढ़ाने के लिए अध्यापक की प्रस्तावना अच्छी रही तो पाठ की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। अगर आपने शुरुआत ही अच्छी की तो आप कहते ना कि स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो एंडिंग भी आपकी अच्छी होगी। विद्यार्थियों द्वारा पूर्वंजित ज्ञान या जानकारी के माध्यम से नवीन या अनजानी जानकारी को जोड़ना ही पाठ की प्रस्तावना कहलाती है। तो प्रस्तावना, अच्छी प्रस्तावना क्या होता है? बच्चों से आप उनके पुराने ज्ञान को, जो उनको पहले से ज्ञात है, उस पूर्व ज्ञान के बारे में पूछें, उसके बाद नई नई चीज़ों को आगे उनको समझाएं। तो ये एक अच्छी प्रस्तावना, अच्छा इंट्रोडक्शन कहलाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में आए, मैं ये हूँ वो हूँ, वो तो आपकी पहले क्लास में हो जाती है। यहाँ पर प्रस्तावना का मतलब ये कहा गया है कि जिस भी आप विषय से रिलेटेड जिस भी लेसन को आप पढ़ा रहे हो, उस पाठ योजना के बारे में अच्छे से बच्चों को उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना कि आप आज क्या पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ पढ़ाने के पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षक जब पाठ पढ़ाने से पहले क्या करता है, छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, यानी आप बच्चों को जो भी पढ़ाने जा रहे हो, आपका पूरा, बच्चों का पूरा ध्यान आपकी तरफ आए, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसकी तरफ आए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा उस पाठ के बारे में पूरी जानकारी इंट्रोड्यूस, अपने तरीके से इंट्रोड्यूस कराना, बच्चों से प्रश्न पूछना, उसके बाद उस विषय के बारे में उनको बताना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको पढ़ के बता देते हैं क्योंकि ये नया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है। तो काठिन्य निवारण जो है ये आपकी गद्य वगैरह में दिया जाता है, और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, काठिन्य निवारण के बारे में। तो काठिन्य निवारण क्या होता है? गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है या गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जाता है, ठीक है। कठिन निवारण कहाँ पर किया जाता है? कठिन निवारण गद्य शिक्षण में किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया।
अब पूछा गया है कि कठिन निवारण क्यों किया जाता है। किसी भी गद्य को यानी गद्य शिक्षण को क्या करते हैं, गद्य मतलब कि आप जो कविता वगैरह पढ़ाते हैं, सॉरी कहानी वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कहानी वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर या किसी लेखक के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको हम स्पष्टीकरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम स्पष्टीकरण विधि भी कहते हैं। क्यों कठिन निवारण का मतलब ये होता है स्पष्ट करना, ठीक है, समझाना। इस विधि में तुलना, बहुत सी विधि में तुलना आती है, ठीक है, वाक्य प्रयोग, अंतःकरण, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि गद्य शिक्षण में कठिन निवारण उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि आप जो भी पाठ को पढ़ा रहे हो वो पाठ का स्पष्टीकरण करना, उसके क्या बोलते हैं, उस गद्य का स्पष्टीकरण करना, उसमें जो भी तुलनात्मक प्रश्न आते हैं उनको बताना, जो भी वाक्य प्रयोग हो रहे हैं उनको बताना, ठीक है, जो भी जैसे कि आपका विलोम शब्द उसमें आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से समझाना। या फिर आपने जब आप पढ़ते होंगे कोई भी गद्य या पद्य करते हैं तो उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस तरीके से आप उसके बारे में बताते हो, तो ये सभी चीजें कठिन निवारण में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित अधिगम किसे कहते हैं या अपेक्षित अधिगम के बारे में समझाइए। तो अपेक्षित अधिगम का मतलब क्या होता है, अपेक्षित का मतलब होता है ज्ञात, क्या होता है, ज्ञात करना, ठीक है, अपेक्षित का मतलब क्या होता है, ज्ञात करना। और अधिगम का मतलब क्या होता है, आपको पता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो ये हमारी एक प्रशिक्षु हैं, सॉरी, जिनका जया पांडे जी, जया पांडे ने ये हमसे पूछा था कि मैम अपेक्षित अधिगम क्या होता है। तो जया पांडे जी अब ध्यान से समझिए कि अपेक्षित अधिगम क्या होता है, एकदम बढ़िया तरीके से व्याख्या करके आपको बताती हूँ। तो अभी अपेक्षित का मतलब क्या होता है, ज्ञात करना, और अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। यानी कि हम एक तरीके से ये कहते हैं कि सीखने को जीवन उपयोग में, है ना, दक्षताओं में परिवर्तन करना ही अपेक्षित अधिगम कहलाता है। यानी हम अपने जीवन में जो भी सीखते हैं उन सीख को दक्षताओं में परिवर्तित कर लेना क्या कहलाता है, दक्षता मतलब किसी कार्य को कुशल पूर्वक कर लेना, ठीक है, यानी जो भी हम जीवन में सीखते हैं उसको अपने कार्यों में कुशलता पूर्वक उस कार्य को कर लेना क्या कहलाता है, अपेक्षित अधिगम कहलाता है। चलिए किताबी भाषा में देखते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु संकलित प्रयास है। यानी विद्यालय शिक्षा में आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई में गुणात्मक परिवर्तन, यानी कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल आपका गुणात्मक जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं, मल्टीपल चेंजेस होते हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रयास करना। यानी जैसे आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, उस सब्जेक्ट में क्या करना, उस सब्जेक्ट में धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना, उस सब्जेक्ट में क्या होना, अच्छी पकड़ पा लेना, उसके लिए प्रयास करना, कोशिश करना क्या कहलाता है, अपेक्षित अधिगम कहलाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अपेक्षित अधिगम क्या होता है। यानी कि विद्यालय कक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाना, नए नए परिवर्तन लाना, मल्टीपल चेंजेस लाना क्या कहलाता है, अपेक्षित अधिगम कहलाता है, ठीक है। जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप ज्ञात करते हैं, तरह तरह की चीज़ों को सीखना, तरह तरह की चीज़ों को ज्ञात करने की जो कोशिश आप करते हैं, वही क्या होता है, अपेक्षित अधिगम कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे अपेक्षित अधिगम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 था कि शिक्षण सहायक सामग्री का हम रख रखाव कैसे करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री का रख रखाव किस तरीके से करते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला है, शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी जगह रखी होनी चाहिए जहां पर सीलन और दीमक ना होने की संभावना हो। यानी शिक्षण अधिगम सामग्रियों को, शिक्षण अधिगम सामग्री में आपकी पाठ्य पुस्तकें भी तो आती हैं, देखा होगा पाठ्य पुस्तकों को कहीं चूहे कुतर देते हैं, कहीं दीमक लग जाती है ना। तो ऐसी सामग्रियों को ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जहां पर ना तो सीलन आए, सीलन से आपकी देखिए बुक्स वगैरह खराब हो जाती हैं, है ना, तो ना तो सीलन आए, ना ही दीमक ना होने की संभावना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री को कीड़ों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी जो भी हमारे टीएलएम होते हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दवाओं का छिड़काव करना चाहिए ताकि उसमें कीड़े ना लग सके। नेक्स्ट है, शिक्षण सहायक सामग्री जहां पर रखी हो वहां पर समय समय पर उचित साफ सफाई की जानी चाहिए। बहुत गंदगी होती है, धूल वगैरह उस पर डस्ट वगैरह बैठ जाती है, तो उसकी वजह से उसको क्या करना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसकी सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सावधानियां रखनी चाहिए।
शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में भिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। अलग अलग तरीके से आप जैसे भी सावधानी रख सकते हैं वहां पर उसको रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को आपका लास्ट क्वेश्चन है उत्तर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 15 चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन है आपका, गणित किट के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो मैंने तो जो लिखा है वो तो है ही, और आप भी अपनी तरफ से गणित किट के दो नाम बताइए। ठीक है, तो गणित किट के दो उपकरणों के नाम मैंने एक दिया है डोमिनोज संख्या कार्ड। डोमिनोज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डोमिनोज क्या होता है। तो डोमिनोज संख्या कार्ड और ज्यामिति उपकरण। ज्यामिति उपकरण में आपने पढ़ा है ज्यामिति, आपके पास आप जब 8th क्लास में होंगे, आपके पास मैथ होगी, तो एक ज्यामिति बॉक्स आता है ना, जिसको ज्योमेट्री बॉक्स बोलते थे, जिसमें प्रकार, चांदा, स्केल, पेंसिल, ठीक है, और इरेजर, शार्पनर, सभी चीज़ें उसमें मिलती थी, है ना, उसको ज्योमेट्री बॉक्स कहते थे, है ना। तो ये एक तरीके का ज्यामिति उपकरण हो गया जिससे हम बच्चों को क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से लाइन, कितनी लाइन खींचना, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब, सॉरी मीटर तो उसमें नहीं होता, सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से सिखा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रकार और चांदे की सहायता से हम कोड बनाना बच्चों को सिखाते हैं, है ना। तो ये एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, आपने खुद लिया होगा, आपको याद होगा। तो ये ज्यामिति उपकरण हो गया। डोमिनो संख्या कार्ड क्या है? चलिए डोमिनो संख्या कार्ड के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी एक, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी डोमिनोज संख्या कार्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत से हमारे जो प्रशिक्षु हैं वो समझ नहीं पाते कि ये डोमिनोज होता क्या है। ठीक है, तो डोमिनोज होता क्या है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो जो डोमिनोज है ये क्या होता है, ये एक आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है। ये देखिए आयताकार कार्ड जो होते हैं यही डोमिनोज होते हैं। ठीक है, आयताकार ये एक कार्ड होते हैं जो क्या होते हैं, डोमिनोज होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 50 से 55 होती है, या तो 50 होगी या तो 55 होगी। ठीक है, 50 से 55 इनकी संख्या होती है। कई सारी बुक्स में 50 भी दिया है और कई सारी बुक्स में 55 भी दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इनकी जो संख्या होती है 50 से 55 होती है। ठीक है, और आपको पता है, देखिए ये आयताकार कार्ड होते हैं। आयताकार क्या होता है? जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इनकी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आयताकार कार्ड होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर ये इनके आयताकार होते हैं। ठीक है, और इनकी जो हर अलग अलग ये अलग अलग रंग के होते हैं। देखिए एक में लाल रंग का है, एक में नीले रंग का है, ठीक है, किसी में हरे रंग का, इसमें कम कलर दिए, सिर्फ लाल और नीला दिया, बहुत में हरे रंग का भी होता है, हरे रंग की बिंदी बनी होती है या संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग रंग के ये वर्गाकार भागों में बटे होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, लाइन होती है एक। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, जैसे 2 और 1 के बीच में क्या है, एक लाइन है, देखा है आपने। तो इनके बीच में देखिए लाइन है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, लाइन बनी होती है। तो ये क्या होते हैं, एक जो इनकी एक सतह पर जो होते हैं, जो एक सतह पर इनकी क्या होते हैं, बिंदु बने होते हैं, और एक सतह पर इनकी क्या होते हैं, नंबर बने होते हैं, संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में अब बताते हैं ये होते क्या। मैंने ये तो बता दिया कि डोमिनोज किस तरीके से होते हैं। ये होते हैं डोमिनोज इस तरीके, ये एक तरीके के कार्ड होते हैं जिन पर या तो संख्या एक तरफ संख्या होती है और एक कार्ड में क्या होता है, बिंदी बनी होती है। इसमें होता क्या है, सिर्फ इसमें नेम पूछा है इसलिए इसको विस्तार में नहीं लाई हूँ, लेकिन मैं विस्तार में आपको समझा दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने देखा डोमिनोज जो होता है, जो डोमिनोज संख्या कार्ड है, इसके बारे में बहुत हमारे प्रशिक्षु नहीं जानते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलिए आज ये क्वेश्चन आया है तो इसको समझा ही देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाँ, जो आपने सीख लिया कि ये आयताकार होते हैं। अगर लिखने को भी आ गया तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कि डोमिनोज कार्ड के बारे में समझाइए तो आप लिख दोगे कि डोमिनोज आयताकार होता है, और प्रत्येक अलग अलग कार्ड जो है अलग अलग रंग के होते हैं। एक जो है जिसके मध्य एक रेखा समकोण होती है, जिसके मध्य एक रेखा खींची जाती है, एक सतह पर बिंदु बने होते हैं और दूसरी सतह पर क्या होता है, संख्या लिखी होती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब इसका इस्तेमाल जो है बच्चों को, जैसे ये एक बिंदी है, ठीक है, किसी 2 बच्चों को बैठाया जाता है। ठीक है, मान लो 2 बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप्स में बैठे होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक बच्चे को बैठाया गया जिसमें एक गिनती बनी हुई है। देखिए ये एक साथ 2 कार्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक साथ 2 कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये, इससे देखिए यहाँ पर समझा रही हूँ, ये 2 into 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 और 1 लिखा है। अब क्या होता है, अब दूसरे बच्चे को ढूंढना पड़ेगा कि 2 बिंदी, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 बिंदी, यानी सिंबल, चिन्ह ढूंढना पड़ेगा। सिंबल बताओ, 2 बिंदी कहाँ है, किस, ये क्या लिखा है, 2,
तो हमें क्या ढूंढना है, 2 बिंदी ढूंढनी। तो देखिए यहाँ पर 2 बिंदी ढूंढी और 1 ढूंढ लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये 6 बिंदी बनी हुई हैं, 1 और 6 बिंदी बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब इस सिंबल के अकॉर्डिंग बच्चों को चुनना है कि ये कितनी संख्या दी गई है। तो इसमें 1 बिंदी है, यानी 1 को चुनना है, तो यहाँ पर 1 चुन लिया गया। फिर यहाँ पर 6 बिंदी, अब बच्चा गिनेगा कितनी बिंदियां हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदी है, उसने क्या कर लिया, 6 यहाँ पर चुन लिया। तो जहाँ पर 1 और 6 वाला कार्ड होगा वहाँ वो बच्चा उसको चुन लेगा। समझ में आ गया कि डोमिनोज में बच्चों को किस तरीके से संख्या सिखाते हैं। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखाते हैं। मान लो इसमें एक कार्ड है, 6 कार्ड है और एक ये 2 वाला और 1 वाला कार्ड नीचे रख दिया। अब कहा इन दोनों कार्डों को जोड़ दो, तो सिखाएंगे कि कैसे जोड़ा जाता है। 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3, इस तरीके से। या फिर इस तरीके से सिखाया जाएगा, 6 बिंदी है तो बच्चों 6 बिंदी बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब नीचे कितनी बिंदी है, एक बिंदी और जोड़ दो। आप टोटल गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर कितना आ गया, 7। इस तरीके से सिखाया जाता है। यही होते हैं डोमिनोज कार्ड संख्या, जिसके बारे में आप बहुत पागल रहते हो एकदम पूछने में, डोमिनोज क्या होता है, डोमिनोज कहते हैं, यही होता है। डोमिनोज एक प्रकार की संख्या कार्ड होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चों को संख्या कितनी संख्या सिखाते हैं या गिनती सिखाते हैं, 1 से लेकर 50 तक गिनतियाँ सिखाते हैं, या फिर जिसके माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, जोड़ घटाना सिखाते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं, संख्याओं को सिखाते हैं। जैसे 1 बिंदी होगी तो बच्चों कितनी संख्या है इसमें होगी, 1 संख्या, तो 1 ढूंढ कर लिखेंगे। इस तरीके से वो संख्या भी सीख जाते हैं, उनका सिंबल भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो समाप्त हुई। और कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये अच्छे से समझाने की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर बार मैंने आपको 2016 से लेकर 2018 तक आपने सभी पेपर पढ़े हैं और सभी को मैंने विद डिटेल बहुत अच्छे से समझाया है। जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपका मल्टीपल रिविजन हो सके और आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। ये आप पढ़ रहे हैं, आप पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि समझ लीजिए आपके शिक्षण अधिगम के अति लघु प्रश्न एकदम आपके तैयार हो गए। कुछ भी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब तैयार हो गए। देखिएगा इसी में से A to Z सारे यही से क्वेश्चन आपके आएंगे, कहीं अलग से नहीं आएगा, बस यही क्वेश्चन आएंगे। आपने समझ लीजिए आपने अति लघु प्रश्नों की तैयारी पूरी कर ली है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है सही से, सभी क्वेश्चंस को हल किया है, सभी क्वेश्चन को साथ ही साथ पढ़ा है, ठीक है, तो पक्का आप शिक्षण अधिगम में आप बस यहीं तक समाप्त हो गया। इसके साथ साथ अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में और भी चीज़ें देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 वीडियो बनाई है। एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका था संप्रेषण, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था शिक्षण अधिगम के सूत्र, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था शिक्षण की परिभाषाएं और शिक्षण के लाभ, जो भी चीज़ें हैं वो सब, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं साथ ही साथ, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं उनको भी आप रिपीट करते जाइए और मैथ्स को ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल मैं आपसे मिलती हूँ 3 बजे की क्लास में, 3 PM पे, यानी 3 बजे की जो आपकी दोपहर की क्लास होती है उसमें मिलती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।